सो हेलो गाइस, हम आज आपके हाजिर हैं सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का ले लेकर आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अध्याय 2। तुषार की तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिली, जहां से वो बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती रेलगाड़ी या गाड़ी, उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर खेत खलियान तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। उसके चाचा ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोग ने मनगढ़ंत 100 साल पहले रेल यात्रा करनी थी, बस तो एक कुछ कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो क्या वो यात्रा नहीं करते थे? क्या वो अपनी सारी जिंदगी एक स्थान या एक जगह पर व्यतीत करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आरंभिक मानक आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे? मतलब, जो मानव था वो आखिर में इधर उधर क्यों घूमता था, ये है इसका पॉइंट, सबसे मेन। इसके लिए आप इसको ये हेडिंग मेन मान लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 साल, लगभग 20 लाख साल वर्ष पहले रहते थे। आज हम उन आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं, जो भोजन का इंतजाम करने के लिए के विधि इधर उधर आधार पर उन्हें उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछली और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाना पौधे पत्तियां इन्हें इकट्ठे किया करते थे। आखिर खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के लिए कई कारण थे। तो पहला कारण पहला कारण यह है कि अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते हैं तो वो अपने आसपास के पेड़ पौधे, फल और जानवर को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए इसलिए और भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए यहाँ फिर हिरण और मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते हैं होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधे, फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाके में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधा का जीवित रहना संभव नहीं होता है। और पानी झील, झरना तथा नदियों में ही मिलते हैं। यद्यपि कई नदियाँ और झील का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झील और नदियों में अपनी बारिश के बाद ही पानी मिल पाता है। इसलिए ऐसी झील और नदियाँ के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश इधर उधर जाना पड़ता है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी
कैसे मिलती है? पुरातत्व के कुछ ऐसे वस्तुएं मिलती हैं जिनकी निर्माण और उपयोग आखेटक संग्रह खाद्य खाद्य संग्रह किया करते थे। यानी कि जो पुरातत्व विभाग के पास ऐसी कोई चीज़ें मिलती हैं जो खाद्य संग्रह और शिकारी लोग ही उनको यूज किया करते थे, यानी कि उनको प्रयोग किया करते थे। यह संभव है कि लोग ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियाँ और हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों की मिट्टी हड्डियों या लकड़ियों की मिट्टी लगकर भाला और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। और औजार से लकड़ियों की काटी जाती थी। लकड़ियां का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। जैसे कि ये आपको देख पा रहे होंगे, ये थे हमारे आखेट यानी खाद्य संग्रह के औजार। तो आप इस तरीका से देखने पत्थर के औजार का उपयोग बाएं बाएं झाड़ने के इंसान के खाने योग्य जड़ों के खोदने के लिए किया जाता था। दाएं जानवरों की खाल से वस्त्र बनाने के लिए किया जाता था। आखेट खाद्य संग्रह उत्पादन तक, ठीक है। रहने की जगह निर्धारित मानचित्र दो के देखने लाल त्रिकोण वाले स्थान पुरास्थल जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों का होने का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा भी एक कई स्थान है आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों के पास, झीलों के पास, किनारे में बस गए थे। यानी कि जो पुरातत्व के लोग थे वो कई कई जगह हुए थे। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि ये रेड रेड ये दिया है, ये ग्रीन दिया है, तो इसकी जगह पर वो बस गए थे जाकर। जैसे कि आपको देख पा रहे होगे, ये है, इतनी जगह पर बसे हुए थे आखेटक जो शिकारी लोग पुरातत्व स्थल। अब चूंकि पत्थर का उपकरण बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। भीम बाटक आधुनिक मध्य प्रदेश, इसके प्रस्थल पर गुफाएं व के मिलती थीं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश और धूप हवा में राहत मिलती थी। यह गुफा नदी के पास नर्मदा नदी घाटी के पास क्यों, तुम बता सकते हो कि रहने वाले लोगों ने क्या ये जगह चुनी थी? क्योंकि मतलब अपनी इस जगह को चुनते थे जहाँ तेज हवाएं, तूफान, बारिश, बाढ़ को इनसे बचाव मिल सकता था। तो ये गुफाएं इसलिए चुना करते थे। शैली चित्र, इनमें से क्या पता चल रहा है? शैली चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ कुछ की दीवारों पर चित्र भी मिला करते थे। जैसे कि वो जिस गुफाओं में रहते थे उसमें अपने वो अस्तित्व छोड़ा करते थे। जैसे कि ये दिखा रहा है, तो ये इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो चित्र जहाँ पर रहते थे ये अपने वहाँ पर अस्तित्व छोड़ा करते थे। तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तु को अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया और बाद में वो उन्हें वहीं छोड़ के जमीन के ऊपर जमीन के ऊपर अंदर, कभी कभी समुद्र और नदियों के तल में भी पाए जाती हैं। इन स्थलों को के बारे में आप आपको अलग अध्ययन बताएगा। आग की खोज, मानचित्र दो, कुरनाल गुफा, पृष्ठ 12, यह रखा है कि अवशेष मिलते हैं। इसके मतलब है यही कि आरंभिक लोगों आग जलाने सीखे गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों के दूर आदि भगाने के लिए।
आज हम आ का उपयोग किसके लिए करते हैं? नाम का तिथि। हम जिस काल में के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदिक ने उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल में पुरा पाषाण पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों में पुरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बने, यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व के बताता। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले 1200 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल के भी 3 भाग में विभाजित किया। जैसे जो पुरापाषाण काल था वो 3 भागों में विभाजित किया। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण काल। युग मानव इतिहास में लगभग 99 यानी 99% कहानी इस काल के दौरान घटी हुई है। जो 99% कहानी है वो इसी काल के दौरान घटी हुई हैं। जिस काल में हम पर्यावरण के बादल मिलते हैं उसे मवेशी यानी कि मध्य पाषाण युग का कहते हैं। इसका समय लगभग 1200 साल पहले से लेकर 1000 साल तक 10,000 साल से पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बड़े छोटे होते थे। इससे माइक्रो यानी कि लघु पाषाण काल कहते थे। प्राय इन औजारों की हड्डियां या लकड़ियों में मुट्ठी लगे हथियारों और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही साथ में पुरापाषाण युग वाले औजारों भी इसके दौरान बनाए गए। अगले युग के शुरुआत लगभग 10,000 साल से होती है। इस नव युग कहा जाता है। क्या क्या मतलब होता है कि इनमें कुछ स्थानों के अलग अध्ययन में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उनका नाम प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि उस काल में क्या नाम रहा होगा। बदलती जलवायु। लगभग 1200 साल पहले दुनिया का जलवायु में बड़ा बदलाव आया और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र में घास बल मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते रख सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो इनके पीछे आए और इनके खाने की आदत और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। यानी कि जो इनके पीछे का खेटक थे यानी शिकारी लोग थे वो आए और इनके पीछे की जानकारी हासिल करने लगे। यानी प्रजनन, कैसे ये जन्मते थे और कैसे ये क्या खाया करते थे, तो जानकारी हासिल करने लगे। हाँ, हो सकता है कि तब लोगों ने इनके जानवरों को पकड़ और अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इन काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत इसी दौरान उप उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और जौ और धान जैसी अनाज। सबसे पहले गेहूं और धान और जौ जैसी खेती यानी कि खेती का इन्होंने वो कर दिया चालू के खेती करना। अनाज प्राकृतिक रूप से अलग उगने लगे। शायद महिला, पुरुष और बच्चे ने इन अनाजों के भोजन के लिए बोटरांस वो शुरू कर दिया होगा। साथ ही वो यह भी सीखने लगे कि हम यह अनाज कहाँ उगाते हैं और कैसे पकाकर तैयार होता है। ऐसे करते करते इन लोगों ने उनके अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारों ओर रखकर जानवरों के आकर्षित और उन्हें पालतू बनाया। यानी कि जो रहते थे तो चारा रखकर जो आकर्षित करते थे जानवरों को और उन्होंने उन्हें पालतू बना लिया। सबसे पहले
जैसे जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, वह कुत्ता का जंगली पूर्व था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक आने उत्सुकता ही से करने लगे। जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादा घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंग जंगली जानवर का आक्रमण में इनकी सुअर की सुरक्षा किया करते थे। इस तरह से धीरे धीरे पशुपालन बन गया। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ता ही पालतू क्यों बनाया गया? वो घरेलू कारण की प्रतिक्रिया। लोग द्वारा पौधे उगाने की जानवर की देखभाल करने के लिए घरेलू कारण की प्रतिक्रिया का नाम दिया गया, अपनाया गया। ये पौधा जानवर अक्सर जंगली पौधों के जानवरों से भिन्न 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 होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रतिक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे का जानवरों से लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हें पौधा तथा जानवर चयन करते थे, उन्हें बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिन्हें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होता था, साथ ही में जिनकी मजबूत डंडी यानी कि मजबूत डाल होती थी। अनाज के पके दाने के भरे संभाल सके कि जो मोटी डंडी वाली थी उसे ही वो चूज करते थे, जिससे वो भरे अनाज की डंडी को संभाल सके, पौधे के बीज को संभाल सके, ताकि फिर वो उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था कि आमतौर पर आस होता था। इसलिए हम देखते हैं कि पहले पाले गए जानवर तथा कृषकों के लिए अपनाया गया पौधा जंगली जानवरों के तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते थे। मसाल तथा तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन्हीं दांतों को देखे इनमें से कौन से जंगली सुअर के और कौन से पालतू सुअर के हैं। यह प्रतिक्रिया पूरी दुनिया के धीरे धीरे चलती गई। ये करीबन 1200 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम भोजन करते हैं वो इसलिए कि प्रतिक्रिया के वजह से कृषियों के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूं, जौ आते हैं। इसी तरह से सबसे पहले बनाए गए जानवर कुत्ता के भेड़, बकरी आती हैं। एक नवीन जीवन शैली, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारे के लिए अनाज का उपयोग। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को वो कर देखो, तुम पाओगे कि इस तरह विकसित होने की में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उन्हें देखभाल भी के लिए उन्होंने एक ही जगह पर लंबे समय तक रहने पड़ा था। जब बीज बोने से लेकर फसल को पकने तक का पौधे के सिंचाई करने के हटने जानवर के और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे कि बहुत से काम शामिल हो गए थे। कटाई और बाद में अनाज का उपयोग संभाल कर करना था। अनाज के भोजन औजार अनाज का भोजन और बीज दाने के रूप में बेचकर रखकर उपयोग आवश्यक थे। इसलिए लोगों के इनका भंडार की बात सीखनी पड़ती थी। इन बहुत से इलाके लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टंकियां बनाई और जमीन में गड्ढे खोदे। क्या तुम लगता है कि शिकारी को भोजन करने वाले बर्तन बनाने और उनका प्रयोग करने में अपने जवाब का कारण बताओ? जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चा देते हैं जिनसे उनकी
संख्या बढ़ती है। अगर जानवर की देखभाल की तो उनकी संख्या बढ़ती ही साथ ही में उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है। जो भोजन एक अच्छे स्रोत है, यह जो भोजन एक अच्छा दूध एक भोजन का अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवर से हम मांस भी मिलता है, हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन भंडार का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवर और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवर का उपयोग के लिए होता है। आओ आरंभिक कृषकों का पशुपालकों के बारे में पता लगाएं। मानचित्र दो, पौष्टिक संख्या 12। देखो ये देखो, क्योंकि तुम कई नीले वर्ग दिख रहे हैं। लगा इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह के दर्शाता है जहाँ पुरातात्विक दो शुरुआती कृषकों का पशुपालक होने का साक्ष्य मिलता है। उपमहाद्वीप में पाए गए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में से आधुनिक कश्मीर में उत्तर पूर्व दक्षिण तथा भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निश्चित स्थान कृषकों का पशुपालन की बस्तियों थी। यही नहीं कि हम इस जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों में नमूने के अध्ययन करते हैं। इससे सबसे बड़े रोचक जल और जले अनाज दाने के अवशेष ऐसे लगता है कि ये गलती से फिर या जानबूझ और इस तरह हम पता चलता है कि उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों के बहुत सारी फसलें उगाई जाती थीं। वैज्ञानिक विभिन्न सारी जानकारियों हड्डियों की पहचान करते थे। स्थानीय जीव के और पुरातत्व विभाग के कुछ स्थलों का झोंपड़ियां और घरों के निशान मिलते हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान में कश्मीर में है के लोग गुड्डे की नीचे एक घर बनाते हैं जिन्हें गर्त कहा जाता है। इनमें से उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। उन्हें ठंडे से सुरक्षा मिलती, ठंडे मौसम वाले ठंडे मौसम वाले वातावरण से सुरक्षा मिलती होती है। पुरातत्व विभाग के झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर आग जलने की जगह मिलती है। ऐसे लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बाहर बहुत सारी जगह के पत्थर के औजार भी मिलते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरातत्व योगिनी उपकरण से विभिन्न इसलिए होंगे न पाषाण काल युग का माना गया है। इनमें से औजारों भी कई जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन्हें पास चढ़ाई जाती है। आखिल और मसलू का अनाज का तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों के पसीने के लिए किया जाता है, पीसने के लिए किया जाता है। आज हम हजारों साल बाद भी आखिल और मामूल के प्रयोग के अनाज पीसने के लिए किया जाता है। और इस तरह के प्राचीन प्रयुक्त औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता है कि कुछ औजार हड्डियों से बने होते हैं। तो अब ये देख लिया आपने, औजार ये थे जो हमारे आज भी, जैसे कि चक्की होती है तो वो आज भी पत्थर की होती है। तो इसलिए कुछ चीज़ औजार पत्थरों के बनाए जाते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों के से कई मिट्टियों के बर्तन मिलते हैं। कभी कभी इन अलंकारों के भी किया जाता है। बर्तन का उपयोग चीज़ों के रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाने पकाने के लिए करने लगे। चावल गेहूँ तथा दलहन जैसे दाल होती है, जैसे कि अनाज अब अरहर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इनके साथ साथ अब लोग कभी कपड़े भी
बनाने के लिए इस तरीका के कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते हैं, क्योंकि इस परिवर्तन की जगह पर एक ही साथ की ओर होगी। ऐसी बात नहीं है कि एक तरफ जहाँ से जगह से स्त्री पुरुष शिकारी और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वो अन्य लोगों के हजारों साल तक दुश्मन धीरे धीरे खेतों और पशुपालन का अपनाने लगे। लिए बहुत सी जगह से मौसम के मुस्तर की बदल बदल कर अपनी जीविका चलाने लग करते। तो सुरक्षा निर्माण मानचित्र मानचित्र यह ईरान जाने के सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है वाले दर्रे हैं। दर्रे के पास हवा हजारों दर्रे के पास हर बार समतल स्थान है। महगडों संभव होता था कि जहाँ के स्त्री पुरुष के इलाकों को सबसे पहले गेहूं उगाने और भेड़ बकरी पालन के यह विभिन्न प्रकार की जानवर हड्डियाँ मिली। इसके रण तथा सुअर तथा जंगली जानवरों का भेड़ और बकरियों की हड्डी या मरहंगढ़ से अलावा चौकोर आयताकार घर अवशेषों के भी मिलते थे। प्रत्येक घरों में चार या उससे ज़्यादा कमरे जिसमें कुछ संभव भंडारों के काम आते थे होंगे। मृत्यु के बाद समस्या मृतकों से संबंधित उसके प्रति सम्मानित जाते थे। लोगों के अस्तित्व में मृतकों के बाद भी जीवन होता था, इसलिए कब्र में मृतकों को सब साथ कुछ सामान भी रख दिया जाता था। मरहगढ़ के ऐसे कुछ कब्रें मिली हैं एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभव था इसमें परलोक का मृतक खाने के लिए रखा गया हो। ऐसे ये कल्पना करते थे। यहीं तक हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। तो हमारे चैनल को अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के लिए आप चैनल का बेल आइकन दबाकर प्रेस पर ऑल कर लें। इससे आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिलेगी।